हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस गार्डन। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ जो हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी ना। क्लास 6 तो हमने ख़त्म कर ली थी। आज हम 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम 2-3 चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम समझेंगे कि क्या इसमें बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो इस बुक में कुछ ही चैप्टर हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए ये रही आपकी बुक और हम इसको इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। इसमें कितने चैप्टर हैं और हमारे पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम से जो है कितने के इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, हमारी इस बुक में टोटल 13 चैप्टर हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या है कि आज हम 3 चैप्टर कवर करेंगे। एक बार हम सारे चैप्टर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। क्लियर है? तो ये पहला अध्याय हमारा हो गया, हमने अपना संविधान कैसे बनाया। दूसरा हो गया हमारे आदर्श प्रस्तावना। इसमें केवल जो प्रेमबल है उससे पढ़नी है और कुछ खास है नहीं। हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये भी कुछ खास नहीं। जो पहला चैप्टर है इसमें काफ़ी की पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं इसमें। और ये हमारी कार्यकारी संसद, ये भी इम्पोर्टेंट है। कानून कौन लागू करता है, इसमें भी हमें काफ़ी नॉलेज मिलेगी। कानून कौन लागू करता है, भाग 2 चैप्टर हैं इसके। ठीक है। हमारे न्यायालय, नागरिकता का डाटा तो पुराना होगा, फिर भी थोड़ा सा समझ लेंगे, नहीं तो फिर इसे छोड़ देंगे आगे के लिए। हमारे मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ये राष्ट्रीय प्रतीक और कठिन शब्द। राष्ट्रीय प्रतीक है, इसमें काफ़ी आपको की पॉइंट्स मिलेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो कठिन शब्द ये वही है जो लास्ट में दिए जाते हैं। इसमें 1-2 शब्द हैं हमारे काम के, इनको भी देखेंगे। तो आज हम अपने 3 चैप्टर फिनिश करेंगे जल्दी जल्दी से। छोटे चैप्टर हैं और पहला चैप्टर ज़्यादा फोकस करना है। ये तो 5-5 मिनट में निपट जाएंगे दोनों। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अपनी चैप्टर की ओर। ये रहा, हमने अपना संविधान कैसे बनाया। चलिए देखते हैं हमने अपना संविधान कैसे बनाया। पहला ही चैप्टर है तो थोड़ा समझते हैं इसको। ये काम का नहीं है, जो काम का है मैंने हाईलाइट कर रखा है, उससे आपको समझना है। हर सरकार की तरह भारत सरकार में भी 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। अब समझिए, वह शाखा जो विधि बनाती है उसे व्यवस्थापिका कहते हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो विधि बनाती है व्यवस्थापिका, उसे संसद कहते हैं। व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। हमारे यहाँ जो विधि बनाती है, लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है इसका, हमारे देश में इसे संसद कहते हैं। एक पॉइंट, क्या कहते हैं? संसद, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। संसद के 2 सदन होते हैं। कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। ये हो गई हमारी, मान लो, संसद, और ये होगा हमारा लोकसभा, ये हो गया हमारी राज्यसभा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो कानूनों को क्रियान्वित करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। जो कानून को क्रियान्वित करेगा उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका कहलाते हैं। क्लियर है? वह अंग जो कानून अनुसार झगड़ों का निपटारा करता है, न्यायपालिका जाति से उच्चतम न्यायालय, और जैसे सुप्रीम कोर्ट और अपना हाई कोर्ट। क्लियर है? थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये हो गया हमारा। क्लियर है? यहाँ पे हो गई हमारी व्यवस्थापिका, जिसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? विधायिका। तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3। एक तो विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून लागू करती है, न्यायपालिका जो इसमें कोई कानून बनने के बाद लागू करने में कोई झगड़ा होता है या कानून में कोई कमी होती है, तो इन सब का जो झगड़े से संबंधित विवाद होता है वो हमारी न्यायपालिका देखती है। क्लियर है? यही था अब तक हमने जो पढ़ा है। ठीक है। और जो कार्यपालिका होती है, इसमें क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपको याद रखना हो तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में होती है और लोकसभा जो होती है हमारी आर्टिकल 81। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। संविधान का अर्थ क्या है, थोड़ा सा समझते हैं।
भारतीय संविधान शासन के इन अंगों के आधार पर अधिकार तथा कार्यों का वर्णन करती है, इन सबको देखते हुए, तथा उन नियमों का संकलन करती है जिसके आधार पर शासन चलता है। संविधान का यही अर्थ होता है, जो नियम होते हैं उनका संकलन करते हैं जिन पर हमारा देश चलता है। क्लियर है? अब थोड़ा ये समझ लेते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। हमारे संविधान के राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आदि का समावेश है। ये जो पॉइंट वर्ड है ना, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये आगे इसका डिटेल है, तो अभी इतना समझ लिए। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकार विधि बनाने की विधि संविधान में नहीं, छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं। अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना एक बार, बोरिंग सा है थोड़ा। हमारा देश ये सबको पता है 1947 में आज़ाद हुआ था, तो स्वाधीन हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय कांग्रेस का सबसे आगे थी, सबे पता है, जिसमें गांधी जी, नेहरू और मौलाना आजाद नेताओं का नेतृत्व था। तो इसे भी आप देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जो नहीं है इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना, जैसे सबको पता है पाकिस्तान लगा राज्य हो, जैसे देश आज़ाद हुआ और लगभग देश आज़ाद के पहले ही जो जिन्ना साहब थे उन्होंने पाकिस्तान की मांग रख ली थी। तो वही सब है इसमें। उनको लगा था कि मुसलमानों के प्रति भेदभाव होगा, इसलिए हम अलग अपना देश बना लेंगे। और जो कांग्रेस थी, जो हमारे गांधी जी थे, इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्हें पता, उनका विश्वास था हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब संप्रदाय आपस में मिलकर एक भारत है, और उनका एक नारा भी था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्लियर है? अब इसे समझ लेते हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो जो हमारा स्वाधीनता आंदोलन था उसने गति पकड़ ली, काफ़ी मोटिवेटेड हुआ उससे। तो वही सब इसमें दिया है। जैसे ये आपको याद रख लेना है, 1939 में दूसरा महायुद्ध शुरू होने के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने नेतृत्व की स्वाधीनता के संघर्ष पर जोर पकड़ा। क्लियर है? तो ये डेट आप याद रख लेना। इन्वेस्टर्स शासन में भारतीय लोकतंत्र प्रश्न हल खोजने के लिए जो स्वाधीनता आंदोलन ज़्यादा होने लगे तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने एक शिष्टमंडल भारत में भेजा। क्लियर है? शिष्टमंडल ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। यह शिष्टमंडल कैबिनेट मिशन के नाम से प्रसिद्ध था। अब कैबिनेट मिशन में कौन कौन 3 लोग आए थे, अब 3 लोग आप फाइंड आउट करना कौन कौन थे, वही एग्जाम में आते हैं। तो ये काम आप पे छोड़ रहे हैं, आप आशा करते हैं पूरी ईमानदारी से इसे करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मिशन ने सिफारिश की कि नए संविधान की रचना के लिए एक संविधान सभा हो। इन्होंने क्या कहा, एक पॉइंट, कि एक संविधान सभा हो जो अपने देश के लिए संविधान बनाती है। ऐसी संविधान सभा, जैसे संविधान सभा मतलब एक सभा हो जो अपने देश के कानूनों को बनाती है, उसे संविधान सभा कहा। क्लियर है? कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो गए हमारे। जितना रेड कलर से हाईलाइट है वो मान लो आपको रटना है। अब समझ लेते हैं इसमें क्या है। जुलाई 1946, ये आपको डेट याद रखनी है, में चुनाव हुए। सदस्यों का सीधा निर्वाचन जनता के द्वारा ना होकर, मतलब जनता द्वारा अब निर्वाचन नहीं हुआ है, डायरेक्ट क्या कहा है कि 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है, उसको निर्णय आधार बना जाएगा। क्लियर है? यही सब है। उनकी कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो आप ये याद रख लेना, 389। इसमें ज़्यादातर सदस्य कांग्रेस के थे। 1947 में पाकिस्तान की स्थापना हुई तो सदस्य जो मुस्लिम लीग के थे वो पाकिस्तान चले गए 1947 में, और 308 रह गई। क्लियर है? पहले 389 थी तो पाकिस्तान कितने चले गए, 80 चले गए, तो कितने बचे, 308। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान की लोग मांग कर रहे थे, तो संविधान सभा की पहली मीटिंग में वो आई नहीं, तो उनको बहिष्कार कर दिया था। अब ये समझते हैं पहली मीटिंग हुई कब थी। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग में वो उपस्थित नहीं हुए थे। ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना है, मतलब रटना ही है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, भारत में विभिन्न समुदायों
क्षेत्र के सदस्य इन विभिन्न राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व करने वाले देश ये कुछ काम करनी अच्छे अच्छे कानून सभा में रखे गए। ये थोड़ा पंडित नेहरू और राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेता जो है उसमें शामिल हुए थे संविधान सभा में, तो थोड़ा इसे समझ लेते हैं। चर्चाओं का निर्णय 30 से अधिक जो सदस्य जो अनुसूचित जातियों से चुने गए, ठीक है, और एंग्लो इंडियन भी थे, पारसी का प्रतिनिधित्व क्रमशः ये आप थोड़ा देख लेना। फ्रेंच एंथनी और डॉक्टर HB मोदी ने किया, जो किसका किया, वो जो फ्रेंच लोग थे ना, फारसी लोग, उनका प्रतिनिधित्व इन लोगों ने किया। कुछ कानूनी पंडित थे जैसे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं और अम्बेडकर हैं, जो हमारे प्रारूप समिति जो सबसे बड़ी थी उसके हेड भी थे, मुंशी, ये सब ठीक है, कुछ नहीं है, आप आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है। संविधान सभा में अब जो सभापति थे उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को चुना, ये याद करने वाली बात। क्लियर है। इसकी पर अन्य सदस्य नहीं, इसको और आगे डिटेल से पढ़ेंगे, फिर भी आप पढ़ लेना एक बार, ऐसी कोई बात नहीं। संविधान सभा को अपना काम करने में कुल 3 साल लगे, वही 2 साल 11 माह 8 दिन के आसपास का समय लगा। ये आप थोड़ा, क्या तुम उन व्यक्तियों में से किसी एक की जीवनी पढ़ी है, जिनमें से एक किसी का जीवन, जितने नाम लिए उनमें से किसी की जीवनी? कुछ नहीं है इसमें, जैसे डब्बे, तो ये डब्बा ही है, कुछ काम का नहीं है हमारे। ये रहे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, और ये वल्लभ भाई पटेल, और ये नायडू जी, और ये अम्बेडकर। क्लियर है। काफ़ी क्लियर फोटो नहीं है और फिर भी समझ में तो आ ही जाएंगे, सब लोग जानते हैं इन लोगों को। तो अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। फोटो ओल्ड NCERT में क्लियर नहीं है, गूगल पे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। ये नेहरू जी संविधान जो बनकर रेडी हुआ उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, ये देखिए, ये शायद कॉन्स्टिट्यूशन रखा है इस पे, ये है इतना, तो ये यहाँ पे दस्तखत कर रहे हैं, ये राजेंद्र प्रसाद जी है। आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को याद करना है। तो देखते हैं इसमें क्या है। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 संविधान पारित कर दिया। संविधान सभा थी जो 26 जनवरी 1949 को उसने संविधान फाइनल कर दिया था कि अब ये लागू होने के लायक है, परंतु यह लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। इतना समय क्यों लगा, अब आगे बढ़ते हैं। जब बन ही गया था तो इतना तभी लागू कर देना चाहिए था, उसका एक रीजन है जो यहाँ पे बताया गया है। कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या भारत की पूर्ण आज़ादी के संघर्ष का निर्णय लिया था। ये है वजह। कब लिया था? दिसंबर 1929 में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की आज़ादी का निर्णय लिया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया हर बार, ठीक है। तब से हर साल 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही कारण है कि हमारे नेताओं ने संविधान सभा को अमल लाने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना। इसी दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया था, तब से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्लियर है। यही आपको एक पॉइंट याद रखना, लाहौर अधिवेशन 1929 में, क्लियर है, मनाते थे, इसीलिए हमने फिर उसको 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, और तब से अब हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्लियर है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे। तो पहले आज़ाद भारत के जो गवर्नर थे कौन थे? माउंटबेटन। तो इसे आप याद रखना। क्लियर है।
उसके बाद में श्री राजगोपालाचारी पहले गवर्नर जनरल बने, ये भी याद रख लेना। ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसमें काफ़ी जो हमारे क्वेश्चन है बन जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी। 1950 संविधान के लागू होने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के सभापति थे। 1952 हमारे देश के पहले विधान के अनुसार विधिवत, मतलब एक जो पूरे जो कानून के अनुसार जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे इनको चुना गया था। इस तरह हमने अपना संविधान बनाया। आओ कुछ करके देखे, अपने आस पड़ोस में कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग हो तो उनसे अपनी कक्षा में मतलब उनके साथ बैठो, उनसे पूछो आज़ादी की लड़ाई हमने कैसे लड़ी, हमारा संविधान कैसे लागू हुआ, तो वो आपको नॉलेज देंगे। क्लियर है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें कुछ नहीं है, भारत की प्रस्तावना है, यहाँ पे समझ लीजिए आप। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, ये है वर्ड, आगे डिटेल में है तो नहीं पढ़ेंगे, अभी आप थोड़ा यहाँ पे बस पढ़ लीजिए। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य का मतलब ये होता है जिस देश का अपना कानून होता है, आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए वह किसी पर निर्भर न हो, वो देश गणराज्य बनने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आज़ादी, विश्वास, धर्म मतलब अपने धर्म के प्रति आस्था रखने का, और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अपनी मान मर्यादा, इसे प्रतिष्ठा बोलते हैं, और अवसर की समानता। अवसर की समानता मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट का कार्य हुआ, जैसे मान लो कोई वैकेंसी आई तो उसमें सबको समान अवसर मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा प्राप्त करने, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर 26 जनवरी 1949 को, बस इतना ही याद रखना, मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। ठीक है, अडॉप्ट एन एक्ट। क्लियर है। और अब थोड़ा ये जो शब्द थे जो डिटेल में है उनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है हमारी आदर्श प्रस्तावना, क्या है, ये हमारा सेकंड चैप्टर। रविंद्रनाथ टैगोर ने आदर्श समाज को के इन सपने को कुछ इस तरह व्यक्त किया है कि एथिक्स में आपका काम आ जाएगा, इसको याद कर लेना, अलग से रख लेना। पॉलिटी में तो काम नहीं आएगा और एथिक्स में ज़्यादा काम आ जाएगा ये हमारा। और पॉलिटी में भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है, मन भय मुक्त हो जहाँ और मस्तक ऊंचा, ये आदर्श ये है हमारी संवैधानिक प्रस्तावना में झलकते हैं। तो ये वही है, आगे ये पूरी प्रस्तावना दी गई है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे पढ़ दी थी, आगे नहीं पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है। सन 1947 से पहले हमारे देश में ब्रिटिश शासन हुकूमत चली, स्वतंत्रता के बाद हम गुलाम नहीं रहे, सबको पता है, मैं पता नहीं क्यों इसे हाईलाइट कर दिया था। और इसमें जो काम का है आपका आगे मिलेगा, लोकतंत्र। यह लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जनता का शासन, ना कि राजा का शासन, जिसमें जनता द्वारा, जनता का शासन मतलब जनता के भेजे हुए प्रतिनिधि जो हम इलेक्ट करके भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं उनको, हम वही लोकतंत्र है, मतलब जनता का शासन हो, सीधी बात, राजा का शासन ना हो। क्लियर। वंशानुगत, पहले क्या होता था, वंशानुगत परंपरा होती थी, वैसे राजा का बेटा राजा होता था, नहीं वो नहीं है लोकतंत्र का मतलब ये। और धर्मनिरपेक्ष मतलब जो हमारा देश है किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेगा, तटस्थ रहेगा धर्म से, किसी एक धर्म का ना विरोध करेगा ना सपोर्ट करेगा। क्लियर है। समाजवाद, समाजवाद का मतलब क्या है कि हमारे देश में काफ़ी असमानता है, किसी के पास 10 रुपए हैं तो किसी के पास 10 करोड़ रुपए हैं, इसी के लिए समाजवाद शब्द का उपयोग किया गया है। जैसे सामाजिक और आर्थिक समानता लाना जरूरी है, जैसे सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित समाज की विचारधारा को समाजवाद कहा जाता है, इसलिए इन लक्ष्यों को समाजवाद लक्ष्य कहते हैं। क्लियर है।
तो उसमें कुछ नहीं है। अब ये थोड़ा समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के चौथे भाग में, कौन से चौथे भाग में, तो हमको ये याद रखना होगा भारतीय संविधान के कौन से भाग में, चौथे भाग में जो राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं, आर्टिकल ये 36 से 51 आप याद रख लेना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्लियर है। सिद्धांत तो साफ साफ उल्लेखित किया कि इस भाग में दिए गए सिद्धांत राज्य के निर्देशक तत्व में कहा है कि उन्हें नीति निर्देशक इसलिए कहा जाता है कि भारत के सभी सरकारों को नीति निर्देशक का काम करते हुए सरकार के कर्तव्य और कानून का सिद्धांत का पालन करती है। मतलब नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं कि ये बताते हैं कि ये सरकार को कैसे काम करना चाहिए, उसका अपने जो कानून उनका पालन करना चाहिए। ये बाध्य नहीं है कि सरकार इनको माने ही माने, ऐसे नीति निर्देशक तत्व को हम कोर्ट में जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये भी चैप्टर फिनिश हो गया। एक चैप्टर और रह गया छोटा सा, वो भी निपटा लेते हैं जल्दी से। ये रहा हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, एक दो क्वालिटीज हैं जो हमारे काम की है यहाँ पे, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, पढ़ लेना आपको मन हो। क्लियर है। ये भी आप देख लीजिए एक बार, कुछ काम का है नहीं इसमें, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमारे संविधान दुनिया का संविधानों में सबसे विस्तृत है, लगभग 90,000 से भी अधिक संविधान सभा में संशोधन किए जा सकते हैं। तो इतने से अधिक शब्द हैं, वो तो एक कोई काम का फैक्टर नहीं है ये, मतलब इसे संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। सबसे पहली बात, वास्तव में खुद संविधान में ही वही तरीका बताया गया है जिसके अनुसार संविधान में परिवर्तन संविधान में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम पढ़ेंगे, अलग से भी समझ लीजिए, जैसे परिवर्तन संशोधन कहा था लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे हम, क्योंकि अभी इसको हम बताने को तो अभी भी बता दें, लेकिन ये टफ हो जाएगा प्रोसेस, हमें आगे पढ़ना ही है, तो धीरे धीरे से पढ़ के चलते हैं। उदाहरण के लिए मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों का गठन हुआ था है, तो वो जैसे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड टूट कर गया, तो इन सब के लिए क्या किया, संशोधन ही तो हुए। परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कश्मीर में भी विवाद था, उसमें भी परिवर्तन किए गए, और जितने भी अमेंडमेंट होते हैं या कोई बिल आता है तो वो सब इसी से होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी ये समझ लेते हैं क्या, भारत में दो तरह की सरकारें हैं, उनमें से एक राज्य की, एक केंद्र की। समझ लीजिए दो सरकारें होती हैं, ये दिया हुआ है, ये संघ है, ये राज्य है। राज्य की सरकारें अलग होती हैं, संघ की सरकारें अलग होती हैं। संघ का कानून अलग हो, संघ और राज्य के बीच में जो शक्तियाँ होती हैं वो आपस में बटी होती हैं। शायद इसमें फिगर दिया ही होगा, नहीं दिया हुआ है, नहीं, अलग अलग संघ और राज्य की शक्तियाँ हैं। क्लियर है, संघ अपना अलग तरीके से कार्य करता है, इनका उल्लेख संविधान में दिया गया है। तो जो हमारा संघ होता है उसमें पीएम होता है, और जो और राष्ट्रपति होता है संघ में, और राज्य में क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है और राज्यपाल होता है, विधानमंडल आदि होते हैं। क्लियर है। दोहरी सरकार की इस पद्धति को संघात्मक पद्धति कहते हैं, बस हमें ये याद रखना है, इसे क्या कहते हैं, संघात्मक पद्धति। क्लियर है, फेडरल सिस्टम बोलते हैं इसे। राष्ट्रीय स्तर पर संघात्मक ढंग की सरकार संघ सरकार कहलाती है। भारत में संघ सरकार में प्रचलन भाषा में केंद्रीय सरकार कहते हैं, सेंटर केंद्रीय, और स्टेट प्रांतीय या फिर प्रदेशीय सरकार कहते हैं इसे, राज्य सरकार। इस तरह हमारा संविधान संघात्मक सरकार स्थापित करता है। क्लियर है, तो ये भी हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। ये आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा गया है सब कुछ, काम का नियम क्षेत्रों का कानून कैसे बनता है, कैसे लागू होता है, ये सब हम अभी विस्तृत पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ खास नहीं है, हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता प्रथा नहीं है। क्लियर है, और जैसे अमेरिका है वहाँ पे डबल सिटीजनशिप मिल जाती है, हमारा एक ही है।
पहले कश्मीर का जो विवाद था तो वो ख़त्म ही हो गया है अब, वहाँ पे भी नहीं है। एक राज्य, एक सरकार, एक राज्य में एक मतलब एक देश में एक ही नागरिकता है, दूसरी नहीं है। और अमेरिका में क्या है कि केंद्र की नागरिकता अलग है और राज्य की नागरिकता अलग है। राज्य के उनके कानून भी अलग हैं वहाँ तो समझते हैं इसमें, और कुछ नहीं है जानने को। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये ख़त्म हुआ है और मिलेंगे कल हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में। और ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारा चैप्टर है मूल अधिकार। उसमें कुछ है तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हमें सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं कल अपने चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। कल हम कोशिश करेंगे 2 या 3 चैप्टर करने की कोशिश करें, और ऐसे-ऐसे हम 2 से 3 लेक्चर में अपनी सारी बुक ख़त्म कर देंगे। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा वो हमारा क्लास 6 होगी, मतलब 6वां चैप्टर होगा, कानून बनाने वाली समताएँ। जैसे पहला चैप्टर इम्पोर्टेंट था, इसमें 6वां चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।